प्रिय विद्यार्थियों, आज के जीव विज्ञान के टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। ये 6 नंबर का मैटर है और रसायन विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैव प्रक्रम है, देखिए होता क्या है जैव प्रक्रम। सबसे पहले यह तो कन्फर्म है कि जैव प्रक्रम वाले पार्ट में से उत्सर्जन और जो हम कहें कि पाचन है उसके बारे में जो है बड़ा प्रश्न आने की इस बार पूरी संभावना है। फिर भी हम श्वसन और हृदय के बारे में भी इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। जैव का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों जीव, और प्रक्रम का मतलब क्या होता है प्रक्रिया। तो अब यहां पर हम समझ गए हैं कि प्राणी जीवित रहने के लिए वातावरण के प्रति जो अनुक्रियाएं करता है उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। तो यह एकदम सरल परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जीवित रहने के लिए वातावरण के प्रति जो अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया, या एनसीईआरटी ने एक अनुक्रिया का मतलब एक शब्द यूज किया है अनुरक्षण। अनुरक्षण करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। तो यह समझ गए होंगे कि जीव होता है, जो भी है कोई भी जीव हो सकता है, वो वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं करेगा जीवित रहने के लिए। तो इस प्रक्रम में क्या क्या सम्मिलित हैं, तो हम कह सकते हैं उदाहरण, जैसे उदाहरण में हम कह सकते हैं इसमें पोषण इसके अंतर्गत आता है, श्वसन इसमें आता है, उत्सर्जन इसके अंतर्गत आता है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन जो क्रियाएं होता है, जिसे एनसीईआरटी में वहन शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे हम कह सकते हैं हृदय इसके अंतर्गत सम्मिलित है आदि। ये हमारे जैव प्रक्रम में क्रियाएं मानी जाती है। देखिए सबसे पहले 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इनमें से आना तय है। पाचन क्रिया किससे संबंधित है, तो पाचन तंत्र से संबंधित है। श्वसन के अंतर्गत आ सकता है, इनके पार्ट्स के नाम दे सकते हैं, जैसे कूपिकाओं का संबंध है या श्वास नली का संबंध है श्वसन तंत्र से। उत्सर्जन इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पड़ता है, नेफ्रॉन, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन किसकी क्रियात्मक इकाई है, तो हम कह सकते हैं वृक्क की, यानी हम कहें तो नेफ्रॉन वृक्क यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। परिवहन तंत्र जैसे कहे हृदय किस में आता है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र में आता है। इनमें से एक लाइन है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में यानी पूछने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहां पर जैव प्रक्रम के बारे में आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो अध्ययन करते हैं वो है पोषण। इनके एक के बारे में अध्ययन करेंगे, और हम ध्यान रखें आपको डीपली यदि इनका मैटर चाहिए कि पूरी तरह से हमें पढ़ना है, तो अलग से इनका वीडियो है जो क्लास 12th की बायोलॉजी में आप जाकर इनका सर्च कर सकते हैं। सिर्फ यहां पर हम 10th के हिसाब से अध्ययन करेंगे कि कक्षा 10th में इन बिंदुओं को किस प्रकार से सम्मिलित किया गया है। यदि आपको एनआई यानी नीट के बारे में या कोई उच्च कक्षा लेवल के बारे में जानना चाहते हैं कि इन परिसंचरण के बारे में, आप प्लेलिस्ट में जाइए न्यू कंसेप्ट क्लासेज के, और उनमें क्लास 12th के अंदर आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है जैसे रक्त परिसंचरण है, तो उसमें तमाम जानकारी हृदय के बारे में मिल जाएगी। और भी वीडियो समय समय पर अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोषण के बारे में। पोषण है क्या? देखिए पोषण का मतलब होता है कि जीवों द्वारा भोजन को अंतःग्रहण करना तथा जो पाचन की विधि है वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। कि भोजन जीवों द्वारा भोजन किस प्रकार से ग्रहण किया जाएगा
और उनके उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। पोषण में हम कह सकते हैं जीवों द्वारा भोजन को अंतः ग्रहण करना, भोजन को अंतः ग्रहण करना तथा उपयोग की विधि, उपयोग की जो विधि है वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यह ध्यान रखें, उपयोग की विधि पोषण कहलाती है। अब हम कहें कि पोषण के आधार पे प्राणी दो प्रकार के होते हैं, तो हम यहां पे कहेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, प्रिय मित्रों, पोषण के प्रकार के बारे में देखें तो पोषण के प्रकार दो प्रकार हैं, प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। पहला प्रकार स्वपोषी पोषण का आएगा। और दूसरा प्रकार हम कह सकते हैं विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होते हैं? तो चलिए अब हम स्वपोषी पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है और किन प्राणियों में पाया जाता है, फिर हम विषमपोषी पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। आज का मैटर हमारा रहेगा स्वपोषी पोषण में, स्वपोषी जीवों में पोषण। तो सबसे पहले हम कहें स्वपोषी पोषण या स्वपोषी जीव। इनमें पिछली बार प्रकाश संश्लेषण के जो चरण हैं वो पूछे जा चुके हैं, तो इस बार ध्यान रखना, इसमें स्वपोषी पोषण के अंतर्गत यदि हमें कहे तो इसमें रंध्र के बारे में प्रश्न आ सकता है। इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रंध्र की संरचना तथा रंध्र के कार्य, जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें देखना है कि प्रश्न किस टाइप के आते हैं और हमें लिखने का तरीका क्या है। तो यह तमाम फैक्ट आप सीख सकते हैं जब आप न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े रहेंगे, और आपको समय समय पर मोस्ट प्रश्नों का भी महत्वपूर्ण वीडियो भी आपको समय समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए स्वपोषी पोषण के बारे में देखते हैं। तो देखिए, स्व का मतलब होता है स्वयं, और पोषी का मतलब होता है जीव, पोषी का मतलब जीव। तो देखिए, हम इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर नहीं रहते, इन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तथा भोजन के लिए दूसरे प्राणी पर निर्भर नहीं रहते। तो यह हमारे पास में क्या आ जाते हैं, यानी पोषण के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तथा भोजन के लिए दूसरे प्राणी पे निर्भर नहीं रहते। और यहां पर हम कह सकते हैं, एक नोट में फैक्ट डाल के भी लिख सकते हैं, पारिस्थितिकी में इन जीवों को उत्पादक कहते हैं। ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्पादक कहते हैं। जो हमारे नेक्स्ट जो हम कहें पार्ट का 15वां जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है, तो इनमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्पादक जीव किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी जो जीव होते हैं वही उत्पादक कहलाते हैं। तो यहां पर ये जो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का कार्य करेंगे प्रिय मित्रों, वो स्वपोषी जीव ही होंगे। उदाहरण में हम कहें
तो इसमें हरे पादप इसके अंतर्गत आ सकते हैं और नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल इसमें आते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे हरे पादप और नीले हरे शैवाल स्वपोषी पोषण के उदाहरण हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि स्वपोषी जीव हैं वो भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। तो यहां पर एक शब्द का यूज हुआ है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये अभिक्रिया क्या है? हो सकता है इस बार मेजर प्रश्न तो आने की उम्मीद है नहीं, लेकिन इसमें कोई छोटा प्रश्न इसमें से आ सकता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रक्रियाएं क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश का मतलब तो प्रकाश होता ही है। संश्लेषण का मतलब होता है प्रिय मित्रों निर्माण करना। किसका निर्माण करना? निर्माण करना। और यहां पर पादप निर्माण करेंगे किसका? निर्माण करेंगे प्रिय मित्रों भोजन का। तो यहां पे हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का यानी फोटोसिंथेसिस इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसका अर्थ होता है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण, यह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब हमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ क्या काम आते हैं। अब हम जैसे ही एक शब्द आता है कच्चे पदार्थ, देखिए साइंस रटने से काम नहीं चलेगी। हम ऐसे नहीं है कि यहां पर स्क्रीन पे आपके शब्द को जो है विजुअलाइज कर दें और पढ़ के बांस दें। प्रिय मित्रों, एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में आपको लिखना है, लिखने के आंसर मिलेंगे। जितना आप अभ्यास नोटबुक में करेंगे, चाहे वीडियो किसी का भी हम देख लें, उसमें कुछ नहीं होगा। वीडियो में लगभग सभी में समानता ही रहती है, लेकिन आप जितना घर पर प्रयास करोगे, लिखने का प्रयास करोगे, हमारा जो माध्यम होता है यही होता है हमारे विचारों को आप तक पहुंचाना। अब आप उन विचारों को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, केवल देखने से और सुनने से आपके ये मैटर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। एक बार आप देख लें, समझ लें, फिर उन्हें बार बार अपनी नोटबुक में उतारें, अभ्यास करेंगे, तभी आप इनमें महारत हासिल कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, कभी भी किसी चीज को पढ़ने की बजाय एक बार यदि आप 5-6 लाइनें पढ़ते हैं तो उनको नोटबुक में लिख लिख कर याद करने की कोशिश करें और रटने की बजाय समझने की कोशिश करें, तो आपको स्थायी ज्ञान में वृद्धि करेगी। तो देखिए, कच्चे पदार्थ क्या होते हैं। अक्सर आप भोजन खाते हैं, जैसे रोटी या चपाती खाते हैं, तो आप देखते हैं इसमें कच्चा पदार्थ क्या होता है। इसमें एक कच्चा पदार्थ आटा होता है, इसमें नमक मिलाया जाता है, फिर इसमें पानी मिलाया जाता है, फिर इनको अच्छे से मंथन करके गूंथ लिया जाता है, फिर इसकी गोल गोल या जो भी है रोटियां बनाई जाती है। जैसे हमें कहे रोटी बनाओ तो हम तो चौकोर बनाएंगे, इधर से बेलन मारेंगे, रोटी इधर से निकल जाएगी, उसकी शेप साइज नहीं होती। तो रोटियां गोल भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, डिपेंड करता है बनाने वाला कौन है और खाने वाला कौन है। तो देखिए, आटा, नमक और पानी मिला देते हैं तो ये रोटी बन जाती है। ये इसके कच्चे पदार्थ कहलाते हैं। तो आखिर प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ है क्या? चलिए हम इसको देखते हैं, कच्चे पदार्थ क्या होते हैं। अब आपको विजुअलाइज करना है अपने दिमाग के अंदर कि मेरे घर में एक पौधा है, एक प्लांट है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार का आपके घर में क्या है, एक कोई पौधा लगा हुआ है, इसकी ये इस प्रकार से पत्तियां हैं। ये ध्यान रखें, इस प्रकार की ये पत्तियां होती है और यहां पर इस पौधे की इस प्रकार से जड़ें जमी हुई है पृथ्वी के अंदर। अब होगा क्या, ये पौधा अपने दिमाग में ध्यान रखें तो प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये पत्तियां होती है प्रिय मित्रों हरे रंग की। यहां पर देखिए प्रश्न पड़ता है, हरे रंग की होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है इसके अंदर। इस कारण पत्तियां हरे रंग की होती है। और क्लोरोफिल में जो तत्व होता है वो मैग्नीशियम +2 आयन होता है, यानी मैग्नीशियम +2 आयन पाया जाता है। इस मैग्नीशियम के कारण ही ये क्लोरोफिल
ये जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है, मैग्नीशियम हरा रंग का होता है। तो ध्यान रखें, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक में पाए जाने वाले मैग्नीशियम आयन के कारण होता है। और यदि आप मैग्नीशियम आयन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट प्रश्न में आ जाता है क्लोरोफिल वर्णक, तो यह सही माना जाता है क्योंकि इसमें ही मैग्नीशियम आयन है। और यदि आ जाए किस तत्व के कारण होता है, तो मैग्नीशियम +2 आयन के कारण होता है। जैसे हमारे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। और ध्यान रखें, हीमोग्लोबिन वर्णक में आयरन तत्व पाया जाता है, इसके कारण हमारे रंग लाल होता है। प्रश्न कभी कभी यह भी आता है, जो केचुआ होता है उसमें आरबीसी होती नहीं है, तो हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? तो ध्यान रखें, केचुए में आरबीसी जब होती नहीं है तो हम कहेंगे केचुए में जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। ये बहुत बार जनरल साइंस का कंपटीशन में प्रश्न है, और जो रिट के बच्चे देख रहे हैं, मित्रगण देख रहे हैं, उनके लिए बहुत वरदान प्रश्न है। आजकल प्रश्न को डीपली पूछा जाता है। तो केचुए में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है, ये ध्यान रखें। अब देखिए, इस पत्ती पर गिरता है सूर्य देवता का प्रकाश, इस प्रकार से ओम नमो सूर्य देवाय नमः ये पत्तियां मंत्र का जाप करती है, तो सूर्य भगवान अपनी पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पटकते हैं। ये हमारे इसके पास में है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और इधर वायुमंडल में है CO2, इसको भी पत्तियां ग्रहण कर लेती है। फिर जो जल होता है, ये जल यहां से जाता है, जड़ों के द्वारा जल जाता है। ये तो हमें पता ही है, हम 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ते आए हैं। जड़ों के द्वारा पादप जल का ग्रहण करते हैं और CO2 को ये पत्तियां ग्रहण कर लेती है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल वर्णक। अब ये 4 चीजें प्रिय मित्रों ध्यान रखें। देखिए, वायुमंडल से CO2 को पादप की पत्तियां ग्रहण करती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और ये हरे रंग का होता है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, जड़ों द्वारा जल जाएगा। ये 4 चीजें आप याद रखें। और ये चारों चीजें मिलके पादप में किसका निर्माण करेगी? भोजन का निर्माण करेगी, अर्थात श्रृंखला का निर्माण करेगी, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। तो यह फैक्ट होते हैं कच्चे पदार्थ। तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम कच्चे पदार्थ के बारे में लिखते हैं। कच्चे पदार्थ क्या हैं? कच्चे पदार्थ, तो यहां पर जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कच्चे पदार्थ। कच्चे पदार्थ अभी मैंने बताया, कच्चे पदार्थ कौन से होते हैं? CO2। बताइए, CO2 को पादप कहां से ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, पत्तियों में पाई जाने वाले रंध्र की सहायता से। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। H2O, H2O का मतलब होता है जल। जल आप जानते हो पादप जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। फिर हम इसके बारे में देखें तो क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक होता है। फिर हम क्या कहें? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो प्रिय मित्रों, ये 4 कच्चे पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न यहां से पढ़ सकता है कि पादप भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि मानव भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, क्यों? तो यहां पर यह इसका आंसर है। पादप में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जबकि मानव में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता। इस कारण पादप स्वयं भोजन का निर्माण कर सकते हैं, मानव नहीं। तो यहां कहने का मतलब है हर चीज को आपको कंसेप्ट समझना है, इसलिए हमने अपनी चैनल का नाम रखा है न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज। तो चलिए, कच्चे पदार्थ के बारे में आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण का सामान्य अर्थ है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। नेक्स्ट हमारे पास में जो बिंदु हैं वो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए पहले एक बार लिख के देखते हैं, फिर इसकी परिभाषा देखेंगे। यहां पर हम कहते हैं CO2 प्लस H2O, फिर यहां पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश
और यहां पर हमारे पास में है क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक। और यहां पे बनता है, हम कहीं तो ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है प्लस यहां पर ऑक्सीजन। अब देखिए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। पहला पॉइंट आपका यह होगा नंबर 1। नंबर दूसरा पॉइंट आपका यह होगा जब आप परिभाषा लिखोगे। तीसरा पॉइंट आपका यह होगा। ध्यान रखें 3 पॉइंट होंगे इसमें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। अब है क्या, रटने की ज्यादा जरूरत है नहीं। देखिए यानी स्वपोषी जीव या पादप कह सकते हैं। पादप सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में, ध्यान रखें यहां पर यह तीर यह संकेत करता है उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ब्रैकेट में हम कह सकते हैं श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यही भोजन होता है, श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ध्यान रखें सह उत्पाद के रूप में यानी अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं के रूप में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। कभी कभी प्रश्न भी आता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो वो होती है प्रिय मित्रों ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। इस ऑक्सीजन को मानव श्वसन के रूप में काम में लेता है। तो चलिए यहां पर मैं उम्मीद करता हूं अब मैं जो परिभाषा लिखूंगा वो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद में हम इस रिएक्शन को एक बार अच्छे से लिखेंगे, फिर आप इनके साथ में नोट्स भी बनाते रहें। अभी टाइम सफिशिएंट है। जब आपने ठान लिया है कि मुझे नया इतिहास रचना है तो आपके लिए जो दिन है उनमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। देखिए किसी भी चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति पहले नहीं बनाई जाती है। जब चक्रव्यूह हमारे सामने होता है उस समय ही ये दिमाग में लाइव चलता है कि इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। आपके सामने अब एग्जाम के कम ही दिन बचे हैं तो आप अच्छी रणनीति बनाएं और उससे पढ़े। जो रणनीति बनाकर पढ़ता है वो अक्सर सफल होता है। और रणनीति ऐसी होनी चाहिए कम समय में अच्छे मार्क्स लाने की। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम यह कह सकते हैं कि पादप सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल से अभिक्रिया करके भोजन का निर्माण, भोजन ब्रैकेट में ध्यान रखना प्रिय मित्रों श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आगे हमें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, इनके बारे में लिखने की जरूरत है नहीं, एक बार आपने हेडिंग्स यहां पे डाल दी। अब हम यहां पर एक स्टार लगा के लिखेंगे इस अभिक्रिया में सह उत्पाद ऑक्सीजन गैस ब्रैकेट में O2 होती है। यह ध्यान रखें ऑक्सीजन गैस होती है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है भोजन का निर्माण करना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं CO2 जिसको कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 यानी H2O इसको कहेंगे जल, वाटर। और यहां पर हमारे पास में जो है वो है क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश बनेगा क्या, C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज।
और इसे ही कहा जाता है भोजन। और ऑक्सीजन, इसको कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ध्यान रखें, यह समीकरण आपके पास में हो गया। अब आपको संतुलित करना है, कुछ नहीं करना है प्रिय मित्रों। जहां कहीं भी आपको देखिए इसमें 6 पहले से ही लगा है, आपको केवल 6 लगाते चलना है। तो हम यदि 6 लगाते चलेंगे तो देखिए यहां पर मैं 6 लगा दूंगा, यहां 6 लगा दूंगा, यहां पर 6 लगा दूंगा। यह आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। वैसे भी हम जानते हैं कि कार्बन है वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर ग्लूकोज में, और H2O भी यह ऑक्सीजन देता है। आगे हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। तो यह हमारे पास में हो गई। अब आपको क्या करना है, एक ब्लैक पेन की सहायता से इसको आप बॉक्स में बंद कर देना। तो देखिए जब आप एक बार नोट्स में बॉक्स में बंद करके देखते हैं तो आपको खुद को लगता है कि मैंने तो मैजिक कर दिया, नोट्स बनाने सीख लिए। इस प्रकार बनाए जाते हैं आपके नोट्स। ये बॉक्स का मतलब यह होता है एग्जामिनर जैसे ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उनकी नजर सीधी बॉक्स में जाएगी और यह कंसेप्ट देखते ही आपके जो है वो समझ जाएगा कि बच्चे ने जो पूछा है वो ही लिखा है, फालतू चीजें नहीं लिखी है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि क्या और किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है आगे घटना। फिर यहां पर हम एक नोट लगा के प्रिय मित्रों लाइन लिखेंगे। नोट लगा के इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी में ही प्रकाश संश्लेषण में इस ग्लूकोज को पादप स्टार्च के रूप में, स्टार्च जिसे मंड कहते हैं, मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। संग्रहित करते हैं। ध्यान रखें यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादप अपना जो भोजन बनाते हैं, जैसे हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट अंत में ग्लूकोज में टूटता है। जब हमारे रक्त में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो इंसुलिन, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन जो होता है इंसुलिन, ये इसको क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा और ये ग्लाइकोजन यकृत में चला जाता है। तो ध्यान रखें जो जीव होते हैं जैसे हम कहें मानव, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित करते हैं। ये यकृत का कार्य भी हो गया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करना, और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में इंसुलिन हार्मोन। जब हम इनके पाचन के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पादप प्रिय मित्रों, पादप क्या करता है, इस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लेता है, यानी स्टोर कर लेता है स्टार्च के रूप में। यह स्टार्च भी एज ए ग्लूकोज का बहुलक होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का बहुलक होता है। चलिए अब हम देखते हैं। आप साइड में भी इस प्रकार से, इसमें नहीं लिखना है, आप थोड़ा ज्ञानवर्धक के रूप में लिख सकते हैं। स्टार्च जो होता है प्यारे मित्रों, आपने आलू देखा होगा, आलू में स्टार्च पाया जाता है। जब आप आलू को काट कर उस पर जब आप आयोडीन का विलयन डालते हैं तो आयोडीन का जो बैंगनी रंग का विलयन है वो हो जाता है नीले रंग का। कैसा हो जाता है, नीले रंग का। तो हम कहें यह स्टार्च की उपस्थिति का सूचक है। यदि हम किस प्रकार से कहें कि पत्तियों में स्टार्च का संग्रहण हो रहा है, तो पत्तियों में हम क्या करेंगे, जब इसमें स्टार्च के विलयन में इसको डालेंगे तो ये पत्तियां नीले रंग की हो जाएगी। इसका मतलब है जो पादप है उसमें भोजन का निर्माण किस रूप में हुआ है, ग्लूकोज में हुआ था, लेकिन इस भोजन को उन्होंने स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लिया। तो स्टार्च का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, आयोडीन विलयन के द्वारा। आयोडीन विलयन जो है वो स्टार्च के परीक्षण के काम आता है। ये ध्यान रखें, परीक्षा में आपके एनसीईआरटी में भी इन्वॉल्व है कि स्टार्च किस काम आता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे के फैक्ट के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण के चरण, ये पिछली बार प्रश्न आ चुका है कि स्टार्च यानी प्रकाश संश्लेषण के चरण क्या हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला हम नेक्स्ट इसमें है प्रकाश संश्लेषण के चरण।
प्रकाश संश्लेषण के चरण। देखिए 3 चरण होते हैं। कितने चरण हैं? 3। क्या क्या चरण हैं? पहले ये जो पत्ती होती है इस पर क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल अणु क्या कर लेता है प्रिय मित्रों? अवशोषित कर लेता है और रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। पहला काम होता है प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल का अणु जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। क्लोरोफिल के अणु के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को पहले चरण में अवशोषित किया जाएगा। फिर दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में यह होता है कि जो CO2 होती है प्रिय मित्रों ये बदल जाती है C6H12O6 में। ध्यान रखें CO2 अर्थात इसमें क्या जुड़ रहा है? CO2 जो हमारे पास में है आप खुद बताइए, इसमें भी कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये भाई साहब अलग कैटेगरी के आ गए, बिरादरी के आ गए तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ा। और आपने पढ़ा है किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यह ध्यान रखें CO2 का जब अपचयन होता है यानी CO2 का अपचयन होने से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का निर्माण CO2 के अपचयन से होता है। यह 1 नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अपचयन यानी जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट हम दिमाग लगाते हैं तीसरा चरण H2O। H2O से प्यारे बच्चों ऑक्सीजन निकलती है। अब आप खुद बता दोगे यहां पर यदि हमें कहा जाए कि H2O होता है इसमें से ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुई तो इसमें से निकला क्या? इसमें से निकला हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, जिसको एनसीईआरटी के अंदर उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। अंग्रेजी हम इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ध्यान रखें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में H2O से ऑक्सीजन प्राप्त होती है और H2O का ऑक्सीकरण होता है जबकि CO2 का अपचयन से ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। यह 3 प्रक्रम है। पहला चरण हमारे पास में नंबर 1 चरण आ जाएगा क्लोरोफिल अणु द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पहला काम प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना क्लोरोफिल अणु के द्वारा होगा। क्लोरोफिल अणु द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलना। रासायनिक ऊर्जा में बदलना पहला काम क्लोरोफिल भाई साहब करेंगे जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल का अणु करता है। और हम इसके आगे लिख सकते हैं 3 चरण हैं। कितने चरण हैं प्रिय मित्रों? 3 चरण हैं, भूलना मत प्रकाश संश्लेषण के। दूसरा CO2 के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। दूसरा चरण हम ये कह सकते हैं। तीसरे चरण में हम कह सकते हैं H2O के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो ये 3 चरण पिछली बार परीक्षा में आ चुके थे। तो प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस किससे प्राप्त होती है? तो आपको लिखना है H2O से, यानी H2O के ऑक्सीकरण या उपचयन से। ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? तो हम कहेंगे CO2 के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यह भी आप ध्यान रखें, ये 1 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। फिर देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए किसी पार्ट को हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और 2-3 इनके कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर यदि उस पार्ट में से ऐसे प्रश्न बना देता है जो आपने नजरअंदाज कर दिए थे, तो आपके लिए जो 6 नंबर का पार्ट था मित्रों
वो किसी कारणवश 4 नंबर का ही हो जाता है, आपकी थोड़ी सी गलती और लापरवाही से। तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज यह नहीं चाहेगा कि विद्यार्थियों के साथ में धोखा हो, तो यह ध्यान रखें, आपको पूरे फैक्ट पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण सभी पर्सन मोस्ट होते हैं अपने आप में हर व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। बस उनका क्या है कि हमें समाज में उनकी अंतर्निहित शक्ति को बाहर निकालना है, उसका काम करना है। तो चलिए यहां पर आप 3 चीजें समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इनमें एक संरचना है, महत्वपूर्ण है, इस बार मानी जा रही है, रंध्र। तो चलिए यहां पर रंध्र के बारे में देखते हैं। रंध्र रंध्र क्या होते हैं? उससे पहले प्रिय मित्रों एक आपको संरचना देखनी है, पत्ती की संरचना। तो हो सकता है किताब आप जब खोलोगे तो साइड में पत्ती का अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है। पिछली बार रसायन विज्ञान के 10 जो नंबर के प्रश्न हैं वो चित्र के आधार पर पूछ लिए गए थे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के मैग्नीशियम रिबन को जलाने का चित्र पूछ लिया गया था, समजात संवर्ती का चित्र पूछ लिया गया था। तो ये चित्र पूछ लिए जाते हैं। तो इस बार आप ये ध्यान रखना, जितने भी चित्र तमाम फैक्ट दिए हुए हैं उनको आप एक बार अच्छी तरह से बना लेना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना, इसके बारे में देखते हैं कि पत्ती की संरचना क्या होती है और किस प्रकार से है। तो पत्ती की संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार की संरचना बनाए। जो लड्डू होते हैं, लड्डू का माथा बनाए केवल इस प्रकार, और यहां पर वापस इस प्रकार से इसको मिला दें। पहले इस प्रकार से आप बना ले, फिर इनके ऊपर इस प्रकार एक ब्लैक जो लाइन है वो इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी परीक्षा में पेन ले जाएं ब्लैक, उससे आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये हो गई। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें इस प्रकार के ये खंभ उत्तक होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अवकाश अंतराकोशीय अवकाश बहुत कम होता है। ये खंभ उत्तक इसमें पाए जाते हैं। यहां तक इस प्रकार बना लें। फिर इसके अंदर डॉट डॉट संरचना दर्शा दे। ये क्लोरोफिल के अणु हैं। क्लोरोफिल के अणु खंभ उत्तक में पाए जाते हैं, पत्ती के ऊपरी अधिचरम में पाए जाते हैं। अभी हम इसका पूरा डिटेक्शन नाम लिखेंगे, तब आप आसानी से समझ जाएंगे। यह इस प्रकार से, तो यह दूसरी स्टेप आपने पार कर ली होगी। अब जो संरचना ऊपर बनाई है प्रिय मित्रों, ध्यान रखना वो कि वो संरचना आपको थोड़ा गैप देते हुए नीचे बनाना है, लेकिन यहां पर थोड़ी जगह छोड़ देना, वो रंध्र कहलाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं एकदम सरल भाषा में। कौन कहता है जीव विज्ञान हार्ड सब्जेक्ट है, कौन कहता है सरल सब्जेक्ट है। बस सब्जेक्ट यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो वही सरल और वही हार्ड सब्जेक्ट बन जाते हैं। बस हमें एक बार इन सब्जेक्ट को गले लगाने की जरूरत होती है, और जब तक आप इनको गले नहीं लगा पाते तो यह आपके लिए उतने ही कठिन होते हैं। इसके बीच में यहां पे गैप दे देना, फिर यहां पे इस प्रकार आप बना देना। क्यूटिकल की जो परत है वो इस प्रकार से अक्सर दुनिया ये नहीं देखती कि आपने किस प्रकार से नंबर प्राप्त किए हैं, लेकिन आपका मन यह मानना चाहिए कि मैंने अपनी ईमानदार से और कर्तव्यनिष्ठ से नंबर प्राप्त किए हैं और मुझे कुछ आता है, आपका मन मानना चाहिए। तो चलिए यहां पर आपने यह बनाना सीख लिया। अब करना क्या है, अब यहां पर इस प्रकार का एक गोल चक्कर बना देना, जो इसका सहवन उत्तक होता है। ये इसमें फ्लोएम और जाइलम होते हैं, और फिर इस प्रकार की जो संरचना अक्सर हम मेहंदी देखते हैं उसमें लड़कियां बहुत खूबसूरत जो चित्र हैं वो बनाती है। तो ये मेहंदी वाली संरचनाएं इस प्रकार आप डायग्राम बना सकते हैं। ध्यान रखें कभी आपको हाथ बनाने की जरूरत पड़े तो आप हाथ पर इस प्रकार की भी डिजाइन बनाएंगे तो ये मेहंदी की संरचना में रिकॉर्ड तोड़ संरचना होगी। तो इस प्रकार से यह मान लीजिए आप किसी के हाथ पर कलाकृति कर रहे हैं, ये बन गया आपका। अब करना क्या है, इसमें इस प्रकार से यह उत्तक आप इसमें भर देना। जगह अंतराकोशीय अवकाश बहुत अधिक मात्रा में होंगे,
इस प्रकार से। अब ये जो लड्डू मैं बना रहा हूं उतने गिन गिन के मत बनाइए, डिपेंड आप पे करता है कि आप लड्डू कितने बनाते हैं। चलिए, ये पत्ती की संरचना हो गई। अब हम इनका नाम लिखते हैं। ये वाला जो नाम है ऊपर वाला, ये है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो मोम की परत होती है, कभी आप पत्ती की संरचना देखना प्रिय मित्रों, उस पर एक चिकनी परत होती है, ये क्यूटिकल की परत होती है। ये पत्तियों को वाष्पोत्सर्जन से बचाती है। फिर यह है ऊपरी बाह्य त्वचा। ऊपरी बाह्य त्वचा जिसे हम अधिचर्म कहते हैं। अधिचर्म और अंग्रेजी में कहते हैं, यानी ऊपरी अधिचर्म इसका नाम हो जाएगा। ऊपरी अधिचर्म जिसको एपिडर्मिस भी कहा जाता है। ये वाले हैं खंभ उत्तक। खंभ उत्तक, इसमें ये जो पाए जाते हैं वो हैं हरित लवक। हरित लवक, और हरित लवक में ही ध्यान रखना क्लोरोफिल के अणु स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं अंग्रेजी में। और यह है इनका सहवन उत्तक। सहवन उत्तक, और ये वाले हैं स्पंजी उत्तक। स्पंजी उत्तक, ये वाली है प्रिय मित्रों निचली बाह्य अधिचर्म। निचली बाह्य त्वचा जिसे निचला अधिचर्म कहते हैं। निचला अधिचर्म कहते हैं। ये वाला है क्यूटिकल। वापस क्यूटिकल की परत आ गई। और ये जो छिद्र हैं, ये देखिए छोटे छोटे छिद्र इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये है रंध्र जिसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कहा जाता है, हिंदी में रंध्र, अंग्रेजी में स्टोमेटा। तो यहां मैं उम्मीद करता हूं इस चित्र को आप आसानी से समझ गए होंगे। नीचे इसके लिख देना पत्ती का अनुप्रस्थ काट या पत्ती की संरचना। तो यहां पर हम कह सकते हैं, जब हम पत्ती देखें प्रिय मित्रों, तो उस पत्ती के निचले अधिचर्म में, यानी पत्तियों के निचले अधिचर्म में पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहा जाता है। तो हमारा मकसद यह था रंध्र कहते किसे हैं। तो यह एक बार आप संरचना आसानी से बनाना और बनाने का अभ्यास करना, यह पत्ती के अनुप्रस्थ काट की संरचना है। तो चलिए अब हम देखते हैं रंध्र क्या है और रंध्र के क्या काम है। आज का टॉपिक यही समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट लेके आएंगे जंतुओं में पोषण, जिसमें आहार नाल और पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और आहार नाल क्या होती है, किस भाग में सबसे ज्यादा पाचन होता है, किस में जल का अवशोषण होता है, पेप्सिन कहां काम करता है, ट्रिप्सिन कहां काम करता है, टाइलिन को आखिर किस और नाम से जाना जाता है, इनका तमाम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रिय मित्रों, यहां पर हम कह सकते हैं रंध्र। रंध्र है पादप के पत्तियों के निचले अधिचर्म या हम कह सकते हैं बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। रंध्र कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं रंध्र कहां पाए जाते हैं, पत्तियों के निचले अधिचर्म में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र। और यह ध्यान रखना इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% इस बार 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, रंध्र क्या है। तो अब हम रंध्र की जो संरचना बनाई तो उनके बारे में देखते हैं। रंध्र की संरचना। अब देखिए रंध्र की संरचना क्या होती है, किस प्रकार के हैं। तो रंध्र की संरचना में इस प्रकार से यह संरचना बनेगी। पहले आप इतना बना लें, जैसे आपने सेव का एक बीज देखा होगा वैसा आपको बनाना है। फिर यहां पर
ये बन गया। अब इसके बाद में यहां हम देखें तो इस प्रकार बोस इसकी पास वाली कोशिकाएं होती है जो अलग अलग होती है, जिसे सहायक कोशिका कहा जाता है। इस प्रकार से ये एक फूल की तरह हम इसको बना सकते हैं और यह हमारे पास में इसकी संरचना बन गई। ये इसकी रंध्र की संरचना। आगे भी इस प्रकार से ये निकले हुए रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। बहुत सारी जो इनके रंध्र के बारे में सहायक कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई है। अब इनके नाम महत्वपूर्ण हैं। नाम में क्या है प्रिय मित्रों, ये है द्वार कोशिका। क्या है? द्वार कोशिका। द्वार कोशिका है और ये इसकी होती है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, सहायक कोशिका होती है और ये होते हैं रंध्र छिद्र, यानी रंध्र के जो रंध्र हैं वो ये होते हैं, यानी हम कहीं रंध्र जो हैं या हम इसको छिद्र कह सकते हैं, छिद्र। तो अब इसमें लिखना क्या है, देखिए यह तो इसकी संरचना हो गई। फिर इसमें जो द्वार कोशिका है इसके अंदर यह पाया जाता है केंद्रक। ये केंद्रक होगा और ये छोटे छोटे शेप में आप ऐसे इस प्रकार से ये बना देना। ये हरित लवक हैं। क्या हैं? हरित लवक इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार से संरचना में ये हरित लवक होते हैं जिनमें क्लोरोफिल का अणु पाया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये है हरित लवक, हरित लवक। तो यह चीज हो गई। अब इस संरचना में हम क्या कह सकते हैं कि रंध्र हैं वो द्वार कोशिका से घिरे रहते हैं और द्वार कोशिका के पास वाली कोशिका सहायक कोशिका से घिरी रहती है। तो ये बस इसमें इतना साक है। और हम कह सकते हैं कि जो द्वार कोशिका है उसमें हरित लवक पाया जाता है। और यह भी ध्यान रखें, रंध्र के अंदर भी वाली भीति मोटी होती है। अंदर वाली भीति मोटी होती है, बाहर वाली भीति है वो पतली होती है। यह भी ध्यान रखें। रंध्र के जो यानी रंध्र का मतलब हम कहें द्वार कोशिका के अंदर वाली भीति मोटी होगी और बाहर वाली भीति है वो पतली होती है। इस प्रकार से यह बन गया। तो यह कंप्लीट आपका रंध्र का चित्र बन गया। अब लिखना क्या है वो हम इसमें लिखेंगे। यह प्रिय मित्रों ध्यान रखें, यह खुला रंध्र होता है। क्या होता है? ये जो रंध्र है वो है खुला रंध्र। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं खुला रंध्र होता है। खुला रंध्र होता की संरचना होती है। अब इसमें जो लिखने वाली बात आती है वो यह है, और 2-3 लाइन हमें लिखना है। यह खुला रंध्र था। परीक्षा में यदि बंद रंध्र आ जाए तो ध्यान रखें बंद रंध्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो बंद रंध्र आपको कहे रंध्र की संरचना बनाओ तो आप खुले रंध्र की संरचना बना देना। और यदि स्पेशली पूछा जाए बंद रंध्र की संरचना तो बंद की बना देना। बंद का मतलब होता है इस प्रकार से ये गेट चेंबर बंद हो गया क्योंकि रंध्र के अंदर कुछ जा नहीं रहा है। तो जब रंध्र के अंदर कुछ जाएगा नहीं तो डेफिनेट ये रंध्र क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यह बंद रहेगा। और रंध्र तभी खुलेगा जब कुछ इसके अंदर जाएगा। और यहां पर यह रंध्र हैं वो इस प्रकार से देखिए, एक वाला पार्ट यह है, एक वाला पार्ट यह है और इसके पास वाली शाही कोशिकाएं इस प्रकार की होती है। यह शाही कोशिकाएं हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप इसको लाइक भी करें और आगे भी शेयर करते रहें, क्योंकि शेयर करने का मतलब यह होता है कर भला हो भला। जितना हम किसी दूसरे की हेल्प करेंगे, और हेल्प करेंगे क्या, हेल्प इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हम हेल्प कर सकते हैं। ये मेरे पास भी बंद रंध्र हैं प्रिय मित्रों, वो की वही संरचना इसमें हो जाएगी सेम। ये केंद्रक हो जाएंगे। ये इसके क्लोरोफिल के जो हम कहीं पर्णहरित के जो हैं अणु हैं, इसके अंदर पर्णहरित के अणु पाए जाते हैं। ये वाली शाही कोशिका है, ये द्वार कोशिका है
और ये इसके केंद्रक हैं और ये हरित लवक है। ध्यान रखना, हरित लवक कहां पाए जाते हैं? हरित लवक द्वार कोशिका में पाए जाते हैं और ये बंद रंध्र की संरचना है। अब हम रंध्र के बारे में लिखते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, खुला रंध्र जब आप बनाओ ना तो इस खुले रंध्र को इस प्रकार से बनाना, अवतल शेप में बनेगा। ये इस प्रकार से अंदर वाला भाग इसका अवतल रहेगा तो अपने आप ये खुला बन जाएगा। देखिए इसको मैं इस प्रकार से मिला रहा हूं, ये तो यहां पर ये इसका क्या हो जाएगा? खुला बन जाएगा ये रंध्र। ध्यान रखें, थोड़ा सा बंद बनाना है तो दो लाइनें इससे सीधी खींच देना इस प्रकार से और फिर वही सेम इसको इससे मिला देना यहां पर और इसको इससे मिला देना। ये बंद संरचना, बंद रंध्र की संरचना है, ये खुले रंध्र की संरचना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बंद रंध्र और खुले रंध्र की संरचना आसानी से समझ गए होंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा हमें एक अलग हटके पॉइंट लिखना है, वो हम लिख सकते हैं रंध्र का वर्णन, रंध्र की संरचना का वर्णन। चलिए पहले इसका वर्णन लिखते हैं। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे रहते हैं, घिरे रहते हैं, जिनकी अंदर वाली भीति मोटी व बाहर वाली भीति पतली होती है और द्वार कोशिका में यह कोशिका द्वारा द्वार कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। यह पहला फैक्ट हो गया। रंध्र द्वार कोशिका से, जिसे अंग्रेजी में गार्ड सेल कहा जाता है, और साई कोशिका को ऑक्सिलरी सेल कहते हैं। द्वार कोशिका से घिरे रहते हैं, जिसके अंदर वाली भीति मोटी व बाहर वाली भीति पतली होती है। द्वार कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रिय मित्रों, इस प्रकार से लिख सकते हैं, द्वार कोशिका सहायक कोशिका से घिरी रहती है, कोशिका से घिरी रहती है, सहायक कोशिका से घिरी रहती है। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है, रंध्र काम करते कैसे हैं? तो ध्यान रखें, जब रंध्र में द्वार कोशिका में जल अंदर प्रवेश करता है, यानी रंध्र के अंदर कोई चीज जाएगी तो रंध्र खुल जाएंगे, जब चीज बाहर निकलेगी तो रंध्र अपने आप क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारी 10th के अंदर बस इतना ही बताया गया है कि पोटेशियम का यहां पर कोई रोल नहीं बताया गया है, ना ही पीएच के बारे में जानकारी दी गई है, बस इतना ही कि रंध्र में खुलते कैसे हैं और किस प्रकार से हैं, जल के आधार पर ही समझाया गया है। तो अब हम कह सकते हैं क्रियाविधि यानी रंध्र कैसे काम करते हैं। तो हम कहेंगे द्वार कोशिका में जल प्रवेश करने पर रंध्र खुलते हैं, जबकि द्वार कोशिका से जल सहायक कोशिका में जाने पर रंध्र बंद होते हैं। यह आप ध्यान रखें, बंद होते हैं। और इसको हम समझाएंगे कैसे? जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में यह है द्वार कोशिका, द्वार
कोशिका, और इसके पास में ही चिपकी हुई है प्यारे बच्चों सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। तो अब हम क्या कहेंगे, इसको समझाएंगे कैसे एग्जामिनर को, हम एग्जामिनर को ऐसे समझाएंगे, द्वार कोशिका से जब जल अंदर जाता है, यानी जल अंदर जाता है, तो यहां पर हम कहते हैं रंध्र क्या होते हैं, बंद होते हैं, बंद होते हैं। और जब सहायक कोशिका से जल अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब है रंध्र क्या होंगे, खुलेंगे, क्या होंगे, खुलेंगे। तो ध्यान रखें, रंध्र बंद और खुलने का काम डिपेंड करता है द्वार कोशिका पर। क्या द्वार को, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई गुब्बारा है, उसमें आप जल डालोगे तो बताओ गुब्बारा फूलेगा या पिचकेगा? आप कहोगे जल डालने पर तो गुब्बारा फूलेगा। तो यही तो होता है रंध्र में, द्वार कोशिका में प्रिय मित्रों, जैसे ही जल प्रवेश करता है रंध्र खुल जाते हैं। जब आप गुब्बारे को दबाते हैं, पूरा जल बाहर निकाल देते हैं, तो गुब्बारा पिचक जाता है। इसका मतलब यही तो है कि द्वार कोशिका से जब जल सहायक कोशिका में जाता है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और नोट लगा के हमें एक जो काम करना है वो है फैक्ट, नोट लगा के हमें उन्हें समझाने का, एग्जामिनर को अच्छे तरीके से एक अलग से कंसेप्ट डाल देना है। रंध्र तंत्र क्या होते हैं, रंध्र तंत्र, जैसे देखिए श्वसन तंत्र में, श्वसन में काम आने वाले तंत्र श्वसन तंत्र कहलाते हैं, पाचन में काम आने वाले उपकरण पाचन तंत्र कहलाते हैं। तो रंध्र तंत्र में क्या क्या आता है, रंध्र तंत्र में एक तो आता है रंध्र, एक आती है द्वार कोशिका, द्वार कोशिका, और एक आती है प्रिय मित्रों सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ये सभी मिलके रंध्र का क्या करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। ये हम नोट में फैक्ट में लिख सकते हैं जब हमारे पास में रंध्र के बारे में पूछा गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास में है रंध्र के कार्य, कार्य क्या है? तो हम लिख सकते हैं रंध्र के निम्न कार्य हैं, रंध्र के निम्न कार्य हैं, कार्य हैं। नंबर 1 है गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, विनिमय, गैसों का विनिमय का मतलब हम कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। देखिए विनिमय का मतलब क्या होता है, आपके सामाजिक में भी है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज देना, जैसे मुद्रा का विनिमय। बैंक का काम क्या है, बैंक का काम है मुद्रा का विनिमय, पैसे लेती है और पैसे देती है, वो मुद्रा विनिमय कहलाता है। जैसे हमारे पहले क्या कर चलता था, पुराने जमाने में वस्तुओं का विनिमय चलता था, वस्तुओं के यानी काम के बदले हम वस्तुएं देते थे या वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। आपने देखा होगा कि बाल वाला आता था, बोर वाला बेचने वाला, हम उसको बाल दे देते थे, वो हमें बोर दे देता था, वो यही चलता था, वो था वस्तुओं का विनिमय। यहां पर है गैसों का विनिमय। पादप क्या करेगा, एक गैस देगा दूसरी गैस लेगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं पादप प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को गैस का विनिमय कहते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट हम कह सकते हैं नंबर 2 में जो है वाष्पोत्सर्जन में, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन देखिए है क्या, वाष्प का मतलब है पानी यानी जल, और वाष्प प्लस उत्सर्जन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी पौधे के वायुवीय भाग द्वारा जल की जो हानि होती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो रंध्र काम क्या करते हैं, एक तो गैसों का विनिमय करते हैं, एक वाष्पोत्सर्जन का भी कार्य करते हैं, यानी रंध्र के द्वारा जल की हानि वाष्प के रूप में होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों में रंध्र के द्वारा वाष्प की हानि, जल की हानि वाष्प के रूप में होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसमें आप आगे लिख सकते हैं। ये थे रंध्र के बारे में फैक्ट। अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे मानव के जो पोषण है उनके बारे में, और जो बचे हुए कार्बनिक के जो मैटर हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।